जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 19। आज के लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 3 डायरेक्टर्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है, लेकिन चैप्टर 3 की तरफ जाने से पहले चैप्टर 2 के हमारे कुछ MCQs की डिस्कशन पेंडिंग थी। ऐसे ही है? तो कौन से MCQs की डिस्कशन पेंडिंग थी? वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2? वॉल्यूम 2। चैप्टर 1 या चैप्टर 2? चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 के MCQs आपके सामने हैं। हमने जब भी प्रैक्टिस करनी है पास्ट पेपर्स की या MCQs की, क्या सिर्फ वॉल्यूम 1 की प्रैक्टिस करनी है? वॉल्यूम 2 भी शामिल है? लाजमी है वॉल्यूम 2 भी। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही बेहतर है, और वॉल्यूम 2 में तो ज़्यादा प्रैक्टिस है भी नहीं है। तो इसीलिए हम वॉल्यूम 2 में जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन मैं डेली असाइनमेंट में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। MCQs 19। Any change in principal line of business shall be reported by the company from the date of change to। किसको चेंज रिपोर्ट करना है? रजिस्ट्रार को या कमीशन को? अगर कोई कंपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करे तो किसको कम्युनिकेट करना है? कितने अरसे में? 30। अच्छा, एक 15 डेज वाली बात भी थी, वो क्या थी? 15 डेज वाली बात थी, रजिस्ट्रार को स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी सबमिट करवानी है। वो 15 डेज थे या 14 डेज थे? 15 डेज थे। तो स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी 15 डेज में सबमिट करवानी है, लेकिन जो अल्टर्ड मेमोरेंडम या अल्टर आर्टिकल्स हों वो कितने अरसे में जमा कराते हैं? 30 डेज में। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन की कि मेमोरेंडम की या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की बात कर रहा है ना? तो उसके डॉक्यूमेंट्स हमने भिजवाने हैं विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? सी, रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज। नेक्स्ट 20। अप्रूवल of the shareholder at the general meeting is not required when shifting the registered office of company from। कब shareholders की अप्रूवल की जरूरत नहीं है? One city in a province to another, इसके लिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। One place to another place within same city, इसके लिए सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। C, one city to another in any part of Pakistan not forming part of province, इसके लिए भी स्पेशल। इस्लामाबाद टू एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान, इन सब के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। सिर्फ बी यानी सेम सिटी में आपने ऑफिस चेंज करना, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी। 21। Zahid is planning to incorporate a company under the company year 2017 with the name and style of Herring with his own capital. He shall be the sole member and director in the company. He shall be sole member and director in the company। किस टाइप ऑफ कंपनी की तरफ इशारा कर? सिंगल मेंबर कंपनी। शाबाश। तो सिंगल मेंबर कंपनी बनाना चाह रहा है, उसका नाम ये रखना चाह रहा है रिंग या जो भी। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज इन कंप्लायंस विद द कंपनीज एट 2017। कौन सा नाम कंप्लायंस में? हेरिंग SMC लिमिटेड। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, चूंकि वो प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के साथ वर्ड प्राइवेट आना चाहिए। बी, हेरिंग SMC प्राइवेट लिमिटेड, ये ठीक है। सी, हेरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सिंगल मेंबर नहीं लिखा, लगा वो सिंगल मेंबर कंपनी है। अगर मेंबर्स की तादाद एक से ज्यादा होती फिर ठीक होता ये नाम। और हेरिंग लिमिटेड ये पब्लिक कंपनी के लिए होता है, प्राइवेट के लिए नहीं है। सिंगल मेंबर चूंकि प्राइवेट है इसलिए ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? बी, हेरिंग SMC प्राइवेट लिमिटेड। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट 22। On 11th July 22, Plum Limited changed its business activity by altering its memorandum of association. On 1st August 22, PL has made a petition to the Commission for the confirmation of alteration। अब मेमोरेंडम की अल्ट्रेशन करवाई है, बिजनेस एक्टिविटी चेंज। लेकिन बिजनेस एक्टिविटी चेंज करने के लिए तो कमीशन की अल्ट्रेशन परमिशन की जरूरत ही नहीं होती। बिजनेस क्लॉज चेंज करने के लिए तो नहीं जरूरत होती। क्या जरूरत होती है? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, वो तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास के लिए कमीशन की ऑर्डर की जरूरत होती है, बिजनेस के लिए नहीं ना होती। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के लिए होती है। कब होती है? नहीं, बिजनेस क्लास चेंज कर रहे हो ऐसा थोड़ी है। कब होती है जरूरत? जब जो बिजनेस आपने अडॉप्ट करना है वो रिस्ट्रिक्टेड हो, सब्जेक्ट टू लाइसेंस हो, तब जरूरत होती है कमीशन के ऑर्डर की, वरना नहीं होती।
हर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करने के लिए कमीशन के ऑर्डर की जरूरत नहीं मेरे भाई। फिर कह रहा है ऑन 26 अगस्त 22 द कमीशन कंफर्म द अल्टरेशन इन एमओए एंड ऑन 31 अगस्त 22 पीएल रिसीव्ड द कॉपी ऑफ ऑर्डर कंफर्मिंग द अल्टरेशन। आपको याद है कमीशन जब ऑर्डर इशू करता है तो कितने दिन के अंदर अंदर नोटिस इशू करता है? 7 दिन के अंदर। किस किस को? रजिस्ट्रार को भी और कंपनी को। तो देखिए 7 दिन के अंदर कमीशन ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। बिल्कुल, इससे पता चला कमीशन एक्टिवली काम कर रहा है। आगे क्या हुआ? पीएल रिसीव्ड, ठीक है। कह रहे आइडेंटिफाई द लास्ट डेट ऑन विच पीएल शैल फाइल द अल्टर्ड कॉपी ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद द रजिस्ट्रार विद इन 30। और अच्छा, ये 30 डेज कब से शुरू करने हैं? डेट ऑफ ऑर्डर से, यानी 26 कब ऑर्डर हुआ? 26 अगस्त से, ठीक है। तो 26 अगस्त से 26 पहला दिन, 27, 28, 29, 30, 31 अगस्त के 31 दिन, 6 दिन हो गए। और सितंबर के कितने? 24। तो इसका मतलब किस डेट तक? 24 सितंबर तक। 24 सितंबर को भी अगर इसने फाइलिंग कर दी तो ठीक होगी। करेक्ट ऑप्शन है सी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, वरना फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। नहीं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 3 जो रिलेट करता है डायरेक्टर से। अच्छा, एक कंपनी का टिपिकल स्ट्रक्चर आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ पहले कि सबसे ऊपर टॉप पे कौन लोग होते हैं? कंपनी के जो मालिक होते हैं, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स फिर क्या करते हैं? वो ऐसे शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक तो होते हैं लेकिन कंपनी को नॉर्मली खुद चला नहीं रहे होते। अगर वैसे उनके पास कोई स्किल है चला भी सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ पैसे हैं स्किल नहीं है तो वो शेयर होल्डर्स तो है, मालिक तो है, कंपनी को चलाने के लिए वो फिर स्किलफुल पर्संस को अपॉइंट करते हैं। ये स्किलफुल पर्सन को क्या कहते हैं हम? डायरेक्टर्स। स्किलफुल पर्सन को क्या कहते हैं हम? डायरेक्टर्स कंपनी के मालिक नहीं होते अनलेस दे आर आल्सो शेयर होल्डर। ये लाइन समझ आई? कि नॉर्मली देखें लीगल सेंस में शेयर होल्डर्स अलग पर्सन है, डायरेक्टर्स अलग पर्सन है लीगल सेंस में। लेकिन प्रैक्टिकली बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर जिनके पास स्किल है वो डायरेक्टर भी बन जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में हम जब वो बोर्ड मीटिंग होगी तो उन्हें एज डायरेक्टर ट्रीट करेंगे डायरेक्टर्स की मीटिंग में। जब वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आएंगे तो उन्हें एज ए शेयर होल्डर डील करेंगे। आपने उनकी रेलिवेंट पोजीशन देखनी है, ठीक है, उसके मुताबिक उनको डील करना है केस स्टडी में। ये नहीं कहना सर आपने तो बताया था बोर्ड मीटिंग में शेयर होल्डर नहीं आ सकते, तो उसने लिखा है मिस्टर असलम इज ए शेयर होल्डर है आल्सो ए डायरेक्टर, तो वो बोर्ड मीटिंग में क्या करने आ गया? वो तो शेयर होल्डर है, डायरेक्टर की। हाँ जी, ये जेब में लिखा है वो डायरेक्टर की हैसियत से आया है, ठीक है। तो हमने जो डिस्कशन करनी है वो लीगल पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होता है कि कोई कुछ लोग ऐसे हैं वो डायरेक्टर भी होते हैं और शेयर होल्डर भी, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स अलग-अलग हैं। और अगर कोई पर्सन सेम है भी तो हम जब डायरेक्टरशिप पे कमेंट करेंगे तो सिर्फ उसका बीइंग डायरेक्टर कमेंट कर रहे होंगे। सबसे ऊपर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के नीचे डायरेक्टर। डायरेक्टर्स को पॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर। बल्कि यूं कहता हूं नॉर्मली शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? नॉर्मली शेयर होल्डर। एक आधा केस है जिसमें कोई और भी अपॉइंट कर सकता है, वो बाद में देखेंगे। अच्छा, अब डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर ने डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया, अब बिजनेस किसने चलाना है? डायरेक्टर्स ने। शेयर होल्डर्स ने साल के बाद आ जाना है हिसाब किताब लेने के लिए। साल के बाद जो मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की जिसमें वो डायरेक्टर से हिसाब किताब लेते हैं, उस मीटिंग को क्या कहते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। शाबाश, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। तब तक बिजनेस के कर्ता धर्ता कौन है? एजीएम से पहले डायरेक्टर्स। लेकिन डायरेक्टर्स जो हैं ये थोड़े हाई लेवल के लोग होते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि हमने निगरानी करनी है, काम नहीं करना। हम निगरानी करेंगे, काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब
अब जैसे देखें किसी भी सूबे का जो प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर है, उसकी जिम्मेदारी में सूबे के काम करना नहीं है, लेकिन डिसीजन मेकिंग करना है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, वो डिसीजन करता है, वो पॉलिसी स्टेटमेंट्स देता है, उसके अंडर जितने भी लोग होते हैं। जो काम करना है वो तो दूसरे लोगों ने करना ना। तो डायरेक्टर्स भी क्या करते हैं, मंथली बेसिस पे या वंस इन ए क्वार्टर वो बोर्ड मीटिंग करते हैं। कभी कभार ऑफिस में आते हैं, कंपनी में आते हैं डायरेक्टर्स, कभी महीने में एक आध दफा या शायद 2 महीने में एक आध दफा, और वो आके बड़े बड़े डिसीजंस कर जाते हैं और पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं बाकी लोगों को। बाकी लोग उस पॉलिसी स्टेटमेंट्स के मुताबिक चलते हैं। डायरेक्टर का रोल समझ आ रहा है? अच्छा, अब डायरेक्टर्स जो इन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे दी, डिसीजन बड़े बड़े कर लिए, उसके बाद चले गए, क्या कंपनी में कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो डे टू डे बेसिस पे या रूटीन बेसिस पे चेक कर रहे हो कि बाकी लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं, सारे जिनको जो काम है? बिल्कुल है। वो अथॉरिटी होता है चीफ एग्जीक्यूटिव, या उसे सीईओ भी कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं, सीईओ भी कहते हैं। इस सीईओ को अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स, और अपॉइंट करते हुए क्या कहते हैं भला, भाई सीईओ तुमने जो काम हम तुम्हें कहें तुमने वो काम करना है, ठीक है, और तुम्हारा काम ये है कि कंपनी के अंदर हम महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, तब तक तुम हर रोज कंपनी के अंदर आओगे। सीईओ हर रोज कंपनी में मौजूद होता है और कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब के काम की निगरानी करोगे, ठीक है। छोटे मोटे कोई अगर फैसले करने पड़ते हैं फौरी करोगे। अगर कोई बड़ा फैसला करने की बड़ी प्रॉब्लम आती है तुम हमें कॉल कर सकते हो, हम अपनी अर्जेंट मीटिंग भी कॉल कर लेंगे। वरना अगले महीने मुलाकात होगी, सारे महीने में क्या होता रहा तुम उसकी रिपोर्ट हमें दे देना, हम उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा? सबसे ऊपर शेयर होल्डर जो कंपनी के मालिक हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्होंने साल बाद एजीएम में आना है, जो फैसले करने उधर ही करना है। फिर उससे नीचे डायरेक्टर्स, जिनको अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर। डायरेक्टर्स नॉर्मली मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे मिला करते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड है क्वार्टरली बेसिस पे मिलना, लेकिन अगर मंथली बेसिस पे मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। जब डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, वो कंपनी की जो वर्किंग होती है उसके जिम्मेदार डायरेक्टर्स हैं। कंपनी के अंदर याद रखें, कोई भी गलत हो ना, किसी कंपनी के अंदर कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही हो तो वो सबसे पहले किसको पकड़ते हैं भला? वो डायरेक्टर्स को। इसीलिए डायरेक्टर्स की चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी कंपनी की वर्किंग की, इसलिए वो मंथली बेसिस पे मीटिंग करते हैं और अपनी गैर हाजिरी में कंपनी के सारे मामलों पे नजर रखने के लिए किसको अपॉइंट करते हैं? सीईओ। अब ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सीईओ को कौन अपॉइंट करता है? आपने कहना है डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, ये हमारा। अच्छा, हमारे अब सिलेबस में कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ टॉपिक ऐसा है जो सिर्फ शेयर होल्डर से रिलेट करता है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। अगर आप चैप्टर 5 देखें ना तो वो शेयर कैपिटल से रिलेट करता है, उसके बारे में। कुछ हमारे सिलेबस में कंसेप्ट्स हैं डायरेक्टर्स के बारे में, वो है चैप्टर 3 का कंसेप्ट, ये डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कंसेप्ट हमारे सिलेबस में है चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में, वो चैप्टर 4 में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है? डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, शेयर होल्डर। डायरेक्टर्स का चैप्टर 3, चीफ एग्जीक्यूटिव का चैप्टर 4, शेयर होल्डर का 5। अच्छा, मजीद भी चीजें हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हैं तो उनको डिविडेंड भी तो मिलना चाहिए शेयर्स पे, ये अलग चैप्टर है, चैप्टर 9 है शायद। ठीक है, फिर इसके बाद जब मीटिंग होंगी, जनरल मीटिंग या डायरेक्टर्स की मीटिंग, इनको कंडक्ट कैसे किया जाएगा, इनके ऊपर अलग चैप्टर है। अगर आप देखें जनरल मीटिंग का भी चैप्टर होगा एक, चैप्टर 8 जनरल मीटिंग का चैप्टर है। तो हमारे जो हर बड़े इशू के ऊपर उसने अपना हमारा एक चैप्टर बनाया हुआ है। ठीक है, आज हम चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? डायरेक्टर्स वाला। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? शेयर होल्डर वाला, और डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव वाला। चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद कौन सा? शेयर होल्डर। तो आपको सीक्वेंस और थीम समझ आ रहा है चैप्टर्स का? चलिए अब आगे चलते हैं। अगर समझ आ रहा है तो मेरा भाई बताइए, इससे पहले क्या पढ़ा है हमने? हाँ शाबाश, चैप्टर 1 में बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे और कंपनी को कैसे रजिस्टर करवाना है,
और चैप्टर 2 में क्या पढ़ा? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। शाबाश। आज है हम डायरेक्टर्स पढ़ रहे हैं। जरा गौर से सुनिएगा, इसमें कुछ कंसेप्ट्स को मैं आपको सिंपल, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम है उनमें ज्यादा डिटेल डिस्कशन होगी, तो आपने बोर नहीं होना। ठीक है जी। सबसे पहले डायरेक्टर, डेफिनेशन कह रहा है। डायरेक्टर की डेफिनेशन, डायरेक्टर होता कौन है? कहता है एक ऐसा पर्सन है डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। मेंबर्स जिसको कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर या मेंबर। इसका मतलब है अगर किसी मेंबर्स के अलावा किसी और ने अपॉइंट किया अगर, तो वो डायरेक्टर नहीं होगा। ठीक है ना? तो नॉर्मली डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? मेंबर या शेयर होल्डर। अच्छा गैस कीजिए कहाँ अपॉइंट करते होंगे? किस इवेंट पे? एजीएम में। शाबाश। ठीक है। किस लिए अपॉइंट करते हैं? टू मैनेज ऑल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ऑल सब्सटेंशियली भी लिखा हुआ है डेफिनेशन में, ऑल आर सब्सटेंशियली, लेकिन प्रैक्टिकली सारे अफेयर्स ही चीफ ये डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, यानी इन्होंने ऑल अफेयर्स को करना है मैनेज। कंपनी के कितने अफेयर्स को करना है? ऑल अफेयर्स को, कंपनी के जितने भी मामला। शेयर होल्डर एक दफा डायरेक्टर को अपॉइंट कर देते हैं, उसके बाद घर जाके सो जाते हैं। उन्हें पता है हमने महीने बाद, सॉरी साल बाद आना है, डायरेक्टर्स खुद निपट लेंगे सारी चीजों को। अब आगे सुने, इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी एनीवन या एनी पर्सन। डायरेक्टर कैन बी एनीवन या एनी पर्सन, ये बहुत अहम लाइन है, एनीवन या एनी पर्सन। ठीक है, अंडरलाइन कर। ऑक्यूपाइंग पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको डायरेक्टर की पोजीशन पे बिठा दिया जाए। यानी इसका मतलब यह हुआ डायरेक्टर कैन बी एनीवन। क्या शेयर होल्डर भी हो सकता है? यस। शेयर होल्डर नहीं भी हो सकता? यस। क्या एम्प्लॉय हो सकता है? एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये हम बाद में स्टडी करेंगे डिटेल इनकी, फिलहाल सिर्फ जहन में रखिएगा। जनरल कंसेप्ट को बता रहा हूं। नॉर्मली डायरेक्टर शेयर होल्डर हो नहीं, मतलब नॉर्मली डायरेक्टर शेयर होल्डर यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम आगे फर्दर डिस्कशन में अभी नहीं जाते, कंसेप्ट आएगा तब देख लेंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है बाय वट एवर नेम कॉल्ड। ठीक है, बाजुकात डायरेक्टर्स के डिफरेंट नाम होते हैं डिफरेंट कंपनीज में। चीफ एग्जीक्यूटिव के भी होते हैं। एक लिस्टेड कंपनी था, वहां पे हम ऑडिट करने के लिए जाते, तो वहां पे उस कंपनी का जो सीईओ था ना, उसको कहा जाता था प्रेसिडेंट। उसको प्रेसिडेंट, तो हम प्रेसिडेंट का वर्ड बड़ा अट्रैक्ट करता है, प्रेसिडेंट है वो। बाद में पता चला उसका नाम था प्रेसिडेंट, लेकिन असल में उसका स्टेटस कौन सा था? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसी तरह कुछ लोग डायरेक्टर्स होते थे लेकिन उनका नाम कुछ और होता था, और कुछ लोग डायरेक्टर नहीं होते थे, उनके नाम में लफ्ज डायरेक्टर आ जाता था। जैसे हमारा एक होता था डायरेक्टर फाइनेंस, एक पर्सन था डायरेक्टर फाइनेंस। बड़े अरसे तक मैं समझता रहा ये डायरेक्टर है, ये बोर्ड की मीटिंग में बैठता। वो एक दिन कहने लगा सर सिर्फ मेरा डेजिग्नेशन है डायरेक्टर फाइनेंस, असल में मैं लीगली डायरेक्टर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेंबर्स ने अपॉइंट नहीं किया हुआ, मुझे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंट किया हुआ है। तो याद रखिए, सम टाइम किसी कोई डायरेक्टर है, उसके जॉब के टाइटल में या उसकी डेजिग्नेशन में डायरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो नाम से फर्क नहीं पड़ता, काम से फर्क पड़ता। हाँ, नाम में क्या रखा है? शाबाश, काम से फर्क पड़ता है। ठीक है जी। तो डायरेक्टर कौन होगा? जिसको मेंबर्स ने अपॉइंट किया है और जिसकी जिम्मेदारी है कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेज करना। इट कैन बी एनीवन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, मे बी शेयर होल्डर हो, मे बी शेयर होल्डर ना हो। बस इससे ज्यादा अभी नहीं सोचना। चलिए आगे चलते हैं। डायरेक्टर का रोल क्या है? दो रोल हैं, एक फिड्यूशियरी रोल और एक एजेंट। फिड्यूशियरी रोल क्या है? डायरेक्टर एक अमानतदार है, उससे अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। फिड्यूशियरी रोल क्या है? डायरेक्टर के पास जो शेयर होल्डर्स की अमानत है ना, क्या अमानत है? उनके पैसे, प्रॉपर्टी, उनको वो शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट में यूज करे, अपने बेस्ट इंटरेस्ट में यूज
ना करे, डायरेक्टर का पहला रोल फिड्यूशरी। और दूसरा रोल क्या है, एज एजेंट, के डायरेक्टर्स को किसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना है, शेयर होल्डर्स की। ये प्रिंसिपल और एजेंट वाला आपने रिलेशनशिप क्या फॉर्म में सुना। तो कंपनी के केस में अगर देखा जाए तो इसमें प्रिंसिपल कौन है, शेयर होल्डर, एजेंट कौन है, डायरेक्ट। तो डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए, शेयर होल्डर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करना चाहिए, ठीक है। और शेयर होल्डर्स के जो एसेट्स हैं, उनके पैसे हैं, उनको भी ईमानदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। फिड्यूशरी रोल क्या कहता है कि उनकी जिम्मेदारी है कि शेयर होल्डर के पैसे को शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में इस्तेमाल करें। एज एजेंट रोल क्या है कि शेयर होल्डर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करें। अच्छा, लॉ जो है ना, इसके ऊपर थोड़ी बहुत माफी दे देता है। डायरेक्टर कभी कभार अपनी मर्जी कर ले, होता है कभी गुस्सा आ जाता है, नहीं मानता शेयर होल्डर्स की, थोड़ी देर बाद में कहते हैं सॉरी सर जी, कर लेते हैं काम, गुस्सा आ जाता है, इस पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लेता है। फिड्यूशरी रोल के ऊपर कंपनीज एक्ट कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, कहता है जिस पर्सन ने भी ये फिड्यूशरी रोल लैक किया, लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर हुआ, कोई भी पर्सन क्या हुआ, लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर, तो उसको ना सिर्फ ये कि इस कंपनी की डायरेक्टरशिप से हटा दो, बल्कि उसके ऊपर 5 साल के लिए फॉर एग्जांपल बैन कर दो, वो और किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। ये है फिड्यूशरी बिहेवियर का रोल, ये ज्यादा समझने की जरूरत है आपको। अच्छा, फिड्यूशरी बिहेवियर का इसकी एग्जांपल सुन लीजिए कि ये कब लैग करता है, कब कोई डायरेक्टर फिड्यूशरी बिहेवियर उस शो नहीं करता या उसके खिलाफ काम करता है। सुन लें, शेयर होल्डर्स ने कहा हमने आज से स्पेशल रेजोल्यूशन पास की है, हमने अपना जो ऑफिस है वो शिफ्ट करना है सियालकोट में, सियालकोट में ऑफिस शिफ्ट करने की तैयारियां की जाए। डायरेक्टर ने एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी लगाई, भाई सियालकोट में अच्छी सी जगह ढूंढो। उस डायरेक्टर ने क्या किया, सियालकोट में अच्छी सी जगह ढूंढी, बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर। उसे पता चल गया कि कंपनी के बिजनेस के लिहाज से ये आइडियल लोकेशन है। अब उसने निगोशिएशन की, वो जगह थी 50 मिलियन की, उसने 50 मिलियन पे अपने स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर कर ली प्रॉपर्टी, ठीक है। और फिर उसके बाद कंपनी को वही प्रॉपर्टी डायरेक्टर के सामने उसकी पिक्चर वगैरह शेयर की, उसकी फिजिबिलिटी बनाई, डायरेक्टर को बहुत पसंद आई जगह। उसने कहा सर ये प्रॉपर्टी 80 मिलियन में अवेलेबल है, सॉरी 5 मिलियन 8 मिलियन में अवेलेबल है। बैठे बिठाए, या 50 मिलियन था, 80 मिलियन में अवेलेबल है। अब बैठे बिठाए उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है, 60% के करीब का। अब ये प्रॉफिट किस वजह से अर्न किया उसने, अपनी पोजीशन का मिस यूज इस्तेमाल करते हुए। ये शेयर होल्डर के, अब खुद बताएं, क्या ये अमानत में खयानत नहीं है? क्या ये शेयर होल्डर के पैसों का बेस्ट यूज है? क्या ये उनके इंटरेस्ट में यूज है? नहीं। ऐसे पर्सन को डायरेक्टर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री में और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। एक ऐसा कंपनी थी जिसको रॉ मटेरियल चाहिए होता था, तो डायरेक्टर जब वहाँ पे आया उसने देखा क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, उसने अपने भाई से कहा भाई ऐसा करो कि ये छोटी सी दुकान खोल लो, तुम ऐसा करना मार्केट से, वो तुमने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कि मैं इधर से ऑर्डर पास करूंगा कि रॉ मटेरियल चाहिए, तुम्हें ऑर्डर दूंगा, तुम मार्केट से 10 रुपये का रॉ मटेरियल उठाना और 15 रुपये यूनिट के हिसाब से बेच देना। तुम्हें करना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक जगह से माल उठा के कंपनी में, तो मैं अप्रूव कर दूंगा। अब बैठे बिठाए हर परचेज के ऊपर 50% सीधा सीधा उनकी जेब में जा रहा है। ये भी क्या डायरेक्टर का अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल है? बिल्कुल है। तो खुद मुझे बताइए, क्या डायरेक्टर अगर अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना चाहे तो पैसे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, सारे शेयर होल्डर का नुकसान होगा, ठीक है। तो इसीलिए लॉ ने ये जो फिड्यूशरी बिहेवियर है ना, इसके ऊपर सख्त मौकफ अपनाया हुआ है। कहते हैं इस पे नरमी नहीं है। एजेंट है ना, वो काम दिया था उसने नहीं किया, लेट कर दिया काम, थोड़ा सही किया थोड़ा गलत किया, इस तरह के मसले मसाइल में वो कहता है चलो माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है। इस मसले में माफ़ी तलाफ़ी कोई नहीं है। लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर, ये डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाएगा। ये रोल समझ आ गया? चलिए, इसमें मैंने आपको इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन फिड्यूशरी बिहेवियर को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। और इस डेफिनेशन में भी मैंने सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पे फोकस किया? एनीवन के ऊपर।
और दूसरा नेम के ऊपर, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है जी, बस क्यों भाईजान, अभी तो लेक्चर शुरू हुआ है। कोई बात नहीं, आप तो आ गए हैं ना, आप तो आ गए, सारे घरों में बैठे इंतजार कर रहे होंगे कब लेक्चर हो, यूट्यूब पे अपलोड हो और वो उसको देखें। आगे चलते हैं, हाँ ना, आगे चलते हैं। क्या आप कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहते हैं? शेयर होल्डर, शाबाश हैं, 10 शेयर होल्डर खरीद, 10 शेयर खरीद के शेयर होल्डर बन जाएगा। डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए पता होना चाहिए आपको कि डायरेक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है। डायरेक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है। अब हम नेक्स्ट यही पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहते हैं हमें क्या क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें, मैं आपको कंपनी लॉ का एक मिजाज बता दूं। हर सब्जेक्ट का ना अपना एक मिजाज होता है। कंपनी लॉ का एक मिजाज है, वो डिफरेंट पोजीशंस को डिस्कस करता है, जैसे डायरेक्टर की पोजीशन, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन, इसके बाद आगे आएगा चेयरमैन की पोजीशन, कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन वगैरह वगैरह। ला जब कभी किसी भी ऑफिस की या किसी भी पोजीशन का क्राइटेरिया डिस्कस करता है ना, तो वो दो तरह से क्राइटेरिया डिस्कस करता है। एक, क्या चीजें उसमें होना जरूरी है, दूसरा क्या चीजें उसमें ना होना जरूरी है। क्या चीजें होना जरूरी है और क्या चीजें ना होना जरूरी है। क्राइटेरिया कंपनीज एक्ट में जितने भी क्राइटेरियाज हैं नॉर्मली वो टू फोल्ड क्राइटेरिया। टू फोल्ड का मतलब क्या है? एक क्राइटेरिया वो एलिजिबिलिटी, क्या चीजें होना जरूरी है, इसको कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? क्या चीजें ना होना जरूरी हैं, इसको कहते हैं इनएलिजिबिलिटी या डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। याद रखें, इनएलिजिबिलिटी या डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? कौन सी चीजें ना होना जरूरी है, ये नहीं कौन सी चीजें जरूरी नहीं है। दोनों में फर्क है। कौन सी चीजें जरूरी नहीं है इसका मतलब कुछ हो रहा है, जरूरी नहीं हो तो कोई मसला भी नहीं है। जरूरी नहीं का मतलब ये है कौन सी चीजें ना होना जरूरी है, इसका मतलब कुछ और कि लाजमी है इनमें से कोई चीज भी ना हो। तो ये जो हमने क्राइटेरिया पढ़ना है डायरेक्टर्स का ये क्राइटेरिया टू फोल्ड है। एक है एलिजिबिलिटी, एक इनएलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्या चीजें होनी चाहिए। इनएलिजिबिलिटी का मतलब क्या है? क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ना होना जरूरी है। ये क्या चीजें होना जरूरी है, इनएलिजिबिलिटी क्या चीजें ना होना जरूरी है। ये कंसेप्ट पहले ज़हन में बिठा ले, आगे रट्टा तो आप लगा ही लेंगे, कंसेप्ट केस स्टडी में काम आएगा। एलिजिबिलिटी की सारी चीजें होना जरूरी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर एक चीज भी नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं। और इनएलिजिबिलिटी की सारी चीजें ना होना जरूरी है। अगर इनएलिजिबिलिटी की एक चीज भी आ गई ना नहीं हो सकता। तो मुझे बताइए, अगर कंसेप्ट समझ आया आपको, एक पर्सन है उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं लेकिन साथ ही साथ इनमें से एक चीज ये भी है, क्या डायरेक्टर पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, इनमें से कोई भी चीज नहीं है लेकिन ये भी नहीं है, डायरेक्टर पॉइंट अपॉइंट हो सकता है? डायरेक्टर नहीं। क्यों नहीं हो सकता? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करता। तो हमने, अगर केस स्टडी में हमसे पूछता है किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देके कि बताओ ये डायरेक्टर पॉइंट हो सकता है कि नहीं, बताइए हमने सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है या इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखना है? दोनों से पास होगा फिर डायरेक्टर पॉइंट हो सकता है, वरना डायरेक्टर पॉइंट नहीं हो सकता। तो बताइए पहले कौन सा क्राइटेरिया पढ़ना पसंद करेंगे, एलिजिबिलिटी के इनएलिजिबिलिटी? एलिजिबिलिटी सुन ले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या? डायरेक्टर मस्ट बी क्या? नेचुरल पर्सन। डायरेक्टर का नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। बताया था ना, लॉ कहता है दो तरह के पर्सन है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? कंपनी। और नेचुरल पर्सन कौन है? ह्यूमन बीइंग। असलम और असलम लिमिटेड, कौन नेचुरल पर्सन कौन आर्टिफिशियल? असलम नेचुरल पर्सन और असलम लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन।
कह रहा है, आपको याद है शेयर होल्डर वाले में हमने पढ़ा था, शेयर होल्डर नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो आर्टिफिशियल हो सकता है तभी तो सब्सिडी होल्डिंग का कंसेप्ट दुनिया में आया। लेकिन डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन हो। क्या असलम डायरेक्टर बन सकता है? यस। क्या फैसल लिमिटेड डायरेक्टर बन सकता है? क्यों नहीं? आर्टिफिशियल पर्सन है, बॉडी का। शाबाश। दूसरा रूल, डायरेक्टर मस्ट बी मेंबर। डायरेक्टर का मेंबर होना जरूरी है, डायरेक्टर का मेंबर होना जरूरी है। देखिए इसकी मिसाल वो सीधी सी देता है, कहता है कश्ती के अंदर वही बंदा हो, कश्ती को चलाने में उस बंदे का हाथ होना चाहिए जिसका कश्ती में सामान पड़ा हुआ है, वो कश्ती को ध्यान से चलाएगा। जिस बंदे को आपने कश्ती चलाने का काम, उसका सामान नहीं पड़ा हुआ, वो क्या जैसे कश्ती डूबने पड़ेगी उसको पता मेरा कौन सा सामान पड़ा है, छलांग लगाएगा दूसरी कश्ती पे सवार। उसी तरह जो डायरेक्टर्स हैं इनका मेंबर होना, क्योंकि इनका पैसा लगा होगा ना, लॉ ये कहता है इनको दर्द होगा, ये सही फैसला करेंगे जो शेयर होल्डर्स के मुफाद में होगा, क्योंकि खुद भी इनका पैसा लगा, खुद भी शेयर होल्डर है। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या बताया लॉ ने? डायरेक्टर मस्ट बी, पहला नेचुरल डायरेक्टर मस्ट बी ए मेंबर। लेकिन ये डायरेक्टर मस्ट बी ए मेंबर, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसकी कुछ, यानी कुछ सिचुएशन ऐसी है जिनमें डायरेक्टर तो होगा लेकिन मेंबर हो सकता है ना हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल सुन लीजिए। एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल एक छोटी सी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बताता हूं। एक क्लाइंट था हमारा, इंश्योरेंस कंपनी थे, इंश्योरेंस बिजनेस कम्प्लेक्स समझा जाता है। उसमें हम ऑडिट करने के लिए गए तो वहाँ पे एक उनका CFO था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। हमारी आदत यह है कि चूंकि हम अपनी फील्ड का बंदा मिल जाना तो जो भी क्वेश्चनिंग करनी होती है ना उसी से करते हैं। तो मैं अक्सर उस CFO के पास जाके उससे क्वेश्चनिंग बिजनेस को समझता था। वो सीधे सीधे सवाल के जवाब दे देता था। जैसे थोड़ा कम्प्लेक्स क्वेश्चन आता था ना, वो एक बंदे को बुलाता था, तो एक बाबा जी होते थे, उन्हें कहता था बाबा जी ये क्या। उस बंदे को पूरे बिजनेस के एक एक चीज का पता था। उसने तकरीबन कोई 25 से 30 साल उसी जगह पे लगाए थे। अच्छा, बाद में जब मुझे पता चल गया कि भाई ये मुश्किल सवाल, तो मैं डायरेक्ट ही उस बाबा जी के उसके साथ हेलो हाय कर ली और उससे सवाल पूछ लिया करता था। तो जब थोड़ा उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ तो पता चला उनको इंश्योरेंस बिजनेस का ना सिर्फ ये कि पॉलिसी का, जो पॉलिसी होती है ना, अगर वही पढ़नी पड़ जाए ना उसमें बड़ी कम्प्लेक्सिटीज होती हैं, पॉलिसीज का पता था। उन्हें कंपनी के कितने एजेंट्स हैं, उन एजेंट्स में से किसकी एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां हैं, सारी चीज़ें पता थी। और वो इतने अपने काम में एक्सपर्ट थे, उनकी रिटायरमेंट एज पूरी हो चुकी थी, वो 60 ईयर्स के रिटायर हो चुके थे। लेकिन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे उनको 2 साल का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आप अभी हमारे बिजनेस में आए और इसको आगे चलाएं, कि हमारे बिजनेस को चलाएं, हमारे बिजनेस को। अब वो खुद मुझे बताइए, अच्छा उनके साथ बिजनेस का नॉलेज उन्हें पूरा था उस पर्सन को, लेकिन था तो वो बिलाहिर एम्प्लॉय, तो माली हालात को इतने अच्छे नहीं थे। तो मुझे खुद बताइए, अगर आप मालिक हो किसी बिजनेस के और ऐसा पर्सन हो, उसकी रिटायरमेंट की एज पूरी हो जाए, क्या आप उसको घर जाने देंगे? आप चाहेंगे कि वो बिजनेसमैन उसके एक्सपीरियंस का फायदा उठाए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है? तो अगर आपको उसको डायरेक्टर बनाना पड़े, क्या डायरेक्टर बना देंगे ऐसे पर्सन को? बिल्कुल बना देंगे। और अगर वो कहे सर डायरेक्टर बनने को तो तैयार हूं, शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, तो क्या यहाँ पे शेयर होल्डर वाली रिक्वायरमेंट लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। ये है बेसिक कंसेप्ट हमारा, जो ये सिखाता है कि नॉर्मली तो डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना जरूरी है, नॉर्मली डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना जरूरी है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर डायरेक्टर शेयर होल्डर भी हो। ठीक है, चलिए कर लेता हूं, ठीक है, शेयर होल्डर हो। तो इसीलिए लॉ ने ये जो मेंबर वाली रिक्वायरमेंट है, इनकी कुछ एक्सेप्शंस बताई हैं। एक्सेप्शंस क्या है? सबसे पहली एक्सेप्शन वही जिसका मैंने जिक्र किया आपको, कि ए होल टाइम डायरेक्टर हु वाज एन एम्प्लॉय, यानी ऐसा डायरेक्टर
जो फुल टाइम एम्प्लॉय था और उसे अपने एक्सपीरियंस की वजह से डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। शेयर होल्डर ने उसका एक्सपीरियंस देखा है, उसके पैसे नहीं देखे, उसका एक्सपीरियंस देखे उसे डर। तो क्या ऐसा डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? बिल्कुल। ऐसे डायरेक्टर को हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये ज़हन में रखिएगा। फिर उसके बाद दूसरा चीफ एग्जीक्यूटिव। याद रखिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ एग्जीक्यूटिव, ये भी चीफ एग्जीक्यूटिव पता ना क्या अभी एक्सप्लेन किया है, इसका भी शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट ये पूछते हैं सर चीफ एग्जीक्यूटिव का शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाली लिस्ट में क्यों आ रहा है? कंसेप्ट हम ये नहीं पढ़ रहे कि चीफ एग्जीक्यूटिव का शेयर होल्डर होना जरूरी है कि नहीं। कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना जरूरी है कि नहीं। तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव क्या करने आ गया? तो याद रखिए लॉ कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव एज्यूम्ड डायरेक्टर है, डीम्ड डायरेक्टर है। डीम्ड का मतलब एज्यूम्ड। अकाउंटिंग में आप जिसको एज्यूम कहते हैं ना, लॉ में उसे डीम्ड कहते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समझा, अगर तो ऑलरेडी डायरेक्टर है तो ठीक है, अगर ऑलरेडी डायरेक्टर नहीं है तो चीफ एग्जीक्यूटिव को डीम डायरेक्टर होगा, इसे डायरेक्टर एज्यूम किया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ। अच्छा, थर्ड और फोर्थ के लिए सुन लीजिए। पर्सन रिप्रेजेंटिंग, ये गवर्नमेंट है, ये चेक कीजिए, गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट। ये सुन लीजिए क्या है। क्रेडिटर किसको कहते हैं लॉ में? जो लोन देता है कंपनी को। गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट तो आपको पता है। क्या एक गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट, कोई एक एग्जांपल लेके आगे चल सकते हैं, दोनों की एग्जांपल सेम है। फर्ज कीजिए बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है? बिल्कुल खरीद सकती है। अच्छा, जब शेयर्स खरीदेगी तो क्या वो ये चाहेगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसीजन मेकिंग में भी हमारी इन्वॉल्वमेंट हो? चाहेगी? कैसे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट तो दूसरी कंपनी का डायरेक्टर बन ही नहीं सकती। जैसे फर्ज कीजिए पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर्स खरीदे, अब पीटीसीएल ये चाहता है कि यूफोन की बोर्ड मीटिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, तो उसमें पीटीसीएल की तरफ से भी कोई नुमाइंदगी हो, तो वो कैसे हो सकती है? क्या पीटीसीएल खुद डायरेक्टर बन सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है। वो क्या करेगा? वो अपने बिहाफ पे किसी नेचुरल पर्सन को अपॉइंट करेगा और कहेगा जाओ इस मीटिंग में मुझे रिप्रेजेंट करो, जाओ इस मीटिंग में मुझे रिप्रेजेंट करो। ऐसे पर्सन, ऐसे डायरेक्टर को हम कहते हैं पर्सन रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट या बॉडी का। अब खुद सोचे, क्या ऐसे रिप्रेजेंटेटिव का शेयर होल्डर होना जरूरी है? नहीं। क्यों नहीं जरूरी? क्योंकि वो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो शेयर होल्डर है, वो शेयर होल्डर है। अगर वो जिसको रिप्रेजेंट, जैसे पीटीसीएल अगर किसी बदर, मिस्टर बदर को रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर बना भी देती है तो मिस्टर बदर का शेयर होल्डर होना जरूरी? फर्ज कीजिए कंपनी कहती भी है, अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि डायरेक्टर के लिए 10,000 शेयर होना जरूरी है, तो पीटीसीएल 10,000 शेयर जॉइंट शेयर होल्डिंग के तौर पे उनके नाम पे ट्रांसफर कर भी सकती है। लाजमी नहीं, लेकिन ट्रांसफर करना चाहे कर भी सकती है। लेकिन क्या वो पर्सन मिस्टर बदर उन शेयर का बेनिफिशियल ओनर होगा? नहीं होगा। तो ये जो पर्सन डायरेक्टर तो हैं, लेकिन वो डायरेक्टर अपनी शेयर होल्डिंग की वजह से नहीं है, किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका शेयर होल्डर होना ऐसे डायरेक्टर का जरूरी नहीं है। सिमिलर कंसेप्ट क्रेडिटर पे भी अप्लाई होता है। इसमें और इसमें फर्क सिर्फ ये है इन दोनों में कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट की होती है ना, उस पर्सन ने जो पॉइंट कर रहा है उसने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की होती है, और इसमें जिस पर्सन जो नॉमिनेट कर रहा होता है वो लोन की शक्ल में इन्वेस्टमेंट किया था। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करता हूं। फर्ज कीजिए कि कंपनी यूफोन वाले लोन लेने के लिए चले गए एमसीबी के पास।
एमसीबी ने कहा लोन देता हूं लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये, तुम अपने एसेट्स की अमाउंट इस अमाउंट से नीचे गिरने नहीं दोगे। दूसरी शर्त ये कि डिविडेंड बाद में प्रूव करोगे, पहले मेरी इंटरेस्ट पेमेंट हुआ करेगी। ये ना हो मुझे इंटरेस्ट मिले ना और तुम शेयर होल्डर को डिविडेंड देते रहो। और भी 2-3 शर्तें, बोलो मंजूर है? यूफोन क्या कहेगी? मंजूर है, लोन दीजिए। एमसीबी कहेगा नहीं, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। ये ना हो मैं तुम्हें लोन दे दूं और तुमने मुझे इधर तो वादा करके जा रहे हो, बाद में इनके ऊपर अमल नहीं किया तो मैं क्या करूंगा? इसीलिए मेरे साथ वादा करो कि हमारा एक बंदा तुम लोगों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐड होगा। वो आपके रूटीन के कामों में दखलंदाजी नहीं देगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि कोई ऐसा मैटर अप्रूव ना हो जो क्रेडिटर के बैंक के इंटरेस्ट के खिलाफ है। जब कभी तुम लोग कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास करने लगोगे जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो फौरन हमें फोन कर देगा, बोलो मंजूर है तो लोन देते हैं वरना नहीं। अब जिसने लोन लेना होता है वो तो आईएमएफ की हर शर्त मानने को तैयार है ना। आईएमएफ कहे हमारा ये बंदा इस जगह पे लगाओ, स्टेट बैंक में लगाओ, वो क्या लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? वो कहेगा बिल्कुल लगाएंगे। तो कंपनी भी तैयार हो जाती है, कहती है ठीक है। अब बताइए, बैंक जिस बंदे को रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर बना के भेज रहा है, क्या उसका शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि वो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसका पैसा लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। तो ये हमारी टोटल 4 एग्जांपल्स हो गई या एक्सेप्शंस कह लें इसको। किस चीज की एक्सेप्शंस? कि डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। पहली कौन सी थी? वो बाबा वाली एग्जांपल, होल टाइम डायरेक्टर। दूसरी चीफ एग्जीक्यूटिव। तीसरा पर्सन रिप्रेजेंटिंग बॉडी कॉर्पोरेट और फेडरल गवर्नमेंट। और फोर्थ पर्सन रिप्रेजेंटिंग क्रेडिटर। ये चारों एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, आगे चल के दोबारा मैंने इनको लिंक करना है। जब कहेगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में क्या फर्क है, जब वो पूछेगा तो मैं आपको याद करवाऊंगा कि ये वाली जो 2 एग्जांपल है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एग्जांपल है और ये वाली एग्जांपल नॉन एग्जीक्यूटिव की है। चीफ एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कि नॉन एग्जीक्यूटिव? नाम में एग्जीक्यूटिव आ गया है तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। क्लियर है? चलिए, तो अभी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लिया। अच्छा, अब सुन लीजिए, कंपनी अगर चाहे, लॉ यहां तक कह के बात रुक गया, ठीक है, लेकिन कंपनी अगर चाहे तो क्या एडिशनल क्राइटेरिया ऐड कर सकती है मजीद अपने आर्टिकल्स में इंक्लूड करके? पढ़ा था ना, आर्टिकल्स में भी स्ट्रिक्टर। आर्टिकल्स अगर इस क्राइटेरिया को मजीद सख्त करना चाहे, इसमें मजीद कोई कंडीशन ऐड करना चाहे, कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसको नहीं कर, जैसे अगर आर्टिकल्स में लिखा कि इस कंपनी का डायरेक्टर कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, तो क्या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है? नहीं। यानी आर्टिकल्स कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है, वहां रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को रिलैक्स नहीं कर सकते। तो अगर आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है कि डायरेक्टर बनने के लिए लॉ ने कहा है मेंबर होना जरूरी है, मेंबर 1 शेयर पे भी हो सकता है, 1 शेयर। लेकिन अगर आर्टिकल में लिखा हो कम से कम 10,000 शेयर्स होना जरूरी है ताकि आप डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ सकें, कम से कम 10,000 शेयर। तो मुझे बताइए, अब डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ने 1 शेयर वाला लड़ सकता है? नहीं, 10,000 वाला लड़ सकता है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात आर्टिकल्स में नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग प्रेस्क्राइब होती है, लॉ कहता है 1 शेयर भी काफ़ी है। कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में ऐड कर सकती है कि क्वालिफिकेशन शेयर 10,000 होंगे। क्वालिफिकेशन शेयर का मतलब क्या है? वो शेयर जो जरूरी है डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ने के लिए, डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ने के लिए। समझ आई बात? ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें सबसे अहम चीज हमने क्या समझी भला? एक्सेप्शंस 4। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे अहम क्या चीज है? 4 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फिर से मुझे बताइए, डेफिनेशन में सबसे ज्यादा अहम चीज क्या थी? एनीवन और व्हाट एवर, नाम कुछ भी हो। रोल ऑफ डायरेक्टर में सबसे अहम चीज क्या थी? फिड्यूशरी बिहेवियर वाली।
एलिजिबिलिटी, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, एलिजिबिलिटी में सबसे अहम चीज क्या है? याद सारी चीजें करनी है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करवा रहा आपको, रिलेटिव इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि ये वाले कंसेप्ट ज्यादा अहम है, केस स्टडी में यूज होंगे, इनको पक्का करना है आपने। अब मुझे बताइए, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पढ़ लें? है 5-6 मिनट है वैसे, नहीं हजम नहीं होता। अच्छा चले, हाँ को चले फिर ठीक है, आगे नहीं बढ़ाता। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्या डायरेक्टर जो एक दफा अपॉइंट हो जाए तो क्या वो हमेशा के लिए डायरेक्टर रहता है? अच्छा क्यों नहीं, 3 साल के लिए। 3 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होगा, सारे डायरेक्टर्स दोबारा इलेक्ट होंगे। ठीक है, ये जो आपकी छुट्टियां आएंगी ना, इसमें मैं कोशिश करूंगा कुछ प्रैक्टिस की चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूं। बुक की नहीं, बुक की तो बोरिंग होती है ना, वो तो पढ़ ही लेंगे। कुछ प्रैक्टिस की चीज़ें कि डायरेक्टर्स के इलेक्शन के हवाले से, मीटिंग्स के हवाले से, छोटी मोटी व्हाट्सएप ग्रुप है वो रिसोर्सेज शेयर करने के लिए बनाया ना ग्रुप, वहाँ पे तो वक्तन ना आप उसको देख लिया कीजिए। ठीक है, बाकी जो ईद मुबारक के मैसेज आ रहे होंगे ना जब, तो उसके साथ साथ शायद एक आधा मैसेज मेरी तरफ से भी आ जाए AGM के नोटिस का, कि ये नोटिस पढ़ लें, AGM का नोटिस इस तरह का होता है, तो आपने वो भी ईद मुबारक का नहीं आएगा। अच्छा, लेक्चर समाप्त होने का समय आया चाहता है, यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं। हाँ, अल्लाह हाफिज़।